नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी और मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। आज की खबर में अग्निवीरों के लिए सरकार की नई घोषणा, प्रधानमंत्री से गुजरात को मिली सौगात और देश विदेश के समाचार के अलावा आपके काम की हर खबर है शामिल। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अग्निवीरों के लिए तटरक्षक, रक्षा सैन्य पदों और 16 DPSU की नौकरियों में 10% आरक्षण को मंजूरी। रक्षा मंत्री ने की सेना के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात। CAPF असम राइफल्स में भी 10% रिक्तियां अग्निवीरों के लिए आरक्षित। गुजरात को 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की प्रधानमंत्री ने दी सौगात। वडोदरा में गुजरात गौरव अभियान रैली में कहा, देश के विकास के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी। भारत यूरोपीय संघ के बीच 8 साल बाद मुक्त व्यापार समझौते को लेकर वार्ता। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, बीते कुछ महीनों में द्विपक्षीय व्यापार में हुआ उल्लेखनीय इजाफा। असम में बाढ़ से और बिगड़े हालात। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री बिस्वा शर्मा से बात कर हालात का लिया जायजा। त्रिपुरा में बाढ़ के कारण 2000 से अधिक लोग विस्थापित। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुद्वारे पर हमला, एक सिख समेत 2 की मौत, 7 घायल, 3 हमलावर ढेर। भारतीय विदेश मंत्रालय ने धमाके पर जताई चिंता। हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रहीं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सोशल मीडिया मंचों को और जवाबदेह बनाने पर देश में स्पष्ट रूप से सहमति है। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए आवश्यक कानूनी बदलाव और नियमन लाएगी। भारत बांग्लादेश के बीच 19 जून को दिल्ली में संयुक्त सलाहकार आयोग की 7वीं बैठक होने जा रही है। JCC की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन करेंगे। दिल्ली की एक अदालत ने धन शोधन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी। वो इस समय हिरासत में है। कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने एक पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। फारूक अहमद मीर पर हमला पंपोर इलाके के संबूरा में हुआ। वो IRP 23वीं बटालियन में तैनात थे। वार्षिक अमरनाथ यात्रा शुरू होने में एक पखवाड़े से भी कम समय बचा है। ऐसे में अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों के लिए 270 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा और अन्य प्रबंध की समीक्षा की। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भारी बारिश के बाद हेलीकॉप्टर सेवा को श्रद्धालुओं के लिए रोक दिया गया है। साथ ही श्रद्धालुओं को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। धार्मिक यात्राओं को बढ़ावा देने के लिए 21 जून से भारत गौरव ट्रेन चलाई जाएगी। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ट्रेन 18 दिन में श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम से जुड़े स्थलों पर ले जाएगी। प्रधानमंत्री ने अपनी मां के 100वें जन्मदिन के अवसर पर उन्हें समर्पित एक ब्लॉग लिखा। ब्लॉग में उन्होंने मां के बलिदानों और जीवन के ऐसे पहलुओं का जिक्र किया जिन्होंने उनके आत्मविश्वास, मन और व्यक्तित्व को आकार दिया। अमेरिका ने 6 महीने से अधिक उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन ने फाइजर के 3 डोज और मॉडर्न के 2 डोज वाले वैक्सीन को हरी झंडी दी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने ICICI और एक्सिस बैंक के मूलभूत कर्ज आकलन में सुधार किया है। मूडीज ने बैंकों के बेसलाइन क्रेडिट असेसमेंट को BAA3 से सुधार कर BA1 कर दिया है। हालांकि इससे जमा रेटिंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब खबरें विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती संबंधी अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद आज थल सेना, नौसेना और वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अग्निपथ योजना को जल्द लागू करने के तरीके खोजने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार और थल सेना उप प्रमुख जनरल BS राजू ने भाग लिया। अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना चयन प्रक्रिया 24 जून से शुरू कर रही है। इस बीच रक्षा मंत्री ने आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय में नौकरी की रिक्तियों के 10% को आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
ये 10% आरक्षण भारतीय तटरक्षक बल, रक्षा सैन्य पदों और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लागू किया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में 10% रिक्तियों को अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने की घोषणा की है। मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का भी फैसला किया है। इसके अलावा अग्निवीरों के पहले बैच को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। केंद्र ने सशस्त्र बलों में संविदा आधार पर जवानों की भर्ती के लिए हाल ही में अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। इस बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा कि फौज को इस योजना की सख्त जरूरत है, क्योंकि हमारी फौज और युद्ध प्रकृति बदलती जा रही है। इसके तहत हमें नए जोश और नए विचार वाले युवकों की जरूरत है। Get hold of the correct information, understand the scheme in its entirety. They will themselves see the advantages and the benefits of the scheme, and I'm sure this will quell all the doubts and whatever dissatisfactions they have in their mind. वहीं नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने योजना का समर्थन करते हुए इसे भारतीय सेना में सबसे बड़ा मानव संसाधन प्रबंधन परिवर्तन करार दिया। अगले 10-15 साल में हर गांव से एक अग्निवीर होगा, तो उससे वो गांव का भी प्रगति हो जाएगी और हमारी जो मिलिट्री है उसका भी कनेक्ट अच्छा हो जाएगा। मतलब आर्म फोर्सेस और सिटीजन्स जो है उनका जो लिंकेज और शक्त हो जाएगा। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि देश की संवेदनशील सीमाओं और समान रूप से चुनौतीपूर्ण आंतरिक खतरों के मद्देनजर उच्च स्तर की संचालनात्मक तैयारियों की जरूरत के बावजूद सशस्त्र बलों में परिवर्तनकारी सुधार जारी है। डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में एक संयुक्त स्नातक परेड को संबोधित करते हुए जनरल मनोज पांडे ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स और हाइपरसोनिक जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां अब सिद्धांतों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि युद्ध के मैदानों में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो रही हैं। Hypersonic swarms, to name a few, are no longer confined to theory but are physically manifesting in battle spaces. Therefore, harnessing and leveraging technology is no longer an option but an essential mission mandate. There are also transformational reforms underway in the armed forces, in the human resource management and other domains such as capability development with focus on Atmanirbharta. 21वीं सदी में भारत के समग्र विकास के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण और उनकी प्रगति जरूरी है। वडोदरा में गुजरात गौरव अभियान रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। प्रधानमंत्री ने वडोदरा में 21,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाएं भी शामिल हैं। आदिवासी महिलाओं के लिए पोषण कार्यक्रम और विकास परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने महिलाओं के लिए उनकी पसंद का करियर चुनने में आने वाली सभी बाधाएं हटा दी हैं। हमने सिर्फ पोषण की योजना ही नहीं बनाई, बल्कि सुविधाएं लाभार्थी बहनों बच्चों तक ठीक से पहुंच रही है, इसकी भी चिंता की है। गुजरात सहित देश भर में लगभग 11.5 करोड़ लाभार्थी बहनों बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रहा है। यह जो पोषण सुधा योजना का विस्तार हुआ है, उसकी निगरानी के लिए मोबाइल ऐप बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित प्रसिद्ध महाकाली मंदिर के शिखर पर पताका फहराई। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि महाकाली मंदिर में फहराई गई पताका न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि यह दर्शाती है कि सदियां बीत जाने के बावजूद हमारी आस्था मजबूत है। 125 करोड़ रुपए की लागत से महाकाली मंदिर का पुनर्विकास किया गया है, जिसमें पहाड़ी पर स्थित मंदिर की सीढ़ियों का चौड़ीकरण और आसपास के इलाके का सौंदर्यीकरण शामिल है। नया मंदिर परिसर 3 स्तरों में बना है और 30,000 वर्ग फीट दायरे में फैला है। आस्था के साथ साथ तीर्थों और मंदिरों के विकास में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी तीर्थों पर यात्री सुविधाओं का विकास किया गया है। गुजरात के तीर्थों में
अब दिव्यता भी है, शांति भी है, समाधान भी है, संतोष भी है, और इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के हालात पर संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में पड़ोसी देश के साथ खड़े होने की आवश्यकता को लेकर सभी ने एकजुटता से समर्थन दिया। बैठक में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, मीनाक्षी लेखी और राजकुमार रंजन सिंह भी शामिल हुए। बैठक में शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और डीएमके के तिरुचि शिवा सहित विपक्षी नेताओं ने भी भाग लिया। श्रीलंका आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिसके कारण वहां खाद्य, औषधि, रसोई गैस और ईंधन जैसी आवश्यक वस्तुओं की भारी किल्लत हो गई है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार, निवेश और भौगोलिक संकेतकों पर प्रस्तावित समझौतों को लेकर वार्ता औपचारिक रूप से बहाल हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इन समझौतों को लागू करने से अब तक अछूती रही उल्लेखनीय क्षमता को सामने लाने में मदद मिलेगी, जो दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने में मददगार होगी। भारत और ईयू ने 8 साल से भी अधिक समय के बाद प्रस्तावित समझौतों पर औपचारिक वार्ता बहाल की है। भारत और यूरोपीय संघ पहले से ही प्रमुख कारोबारी साझेदार हैं और उनके बीच 120 अरब यूरो का सालाना व्यापार होता है। Committed to meeting ambitious timelines and putting together a package which would mean good for the people of the European Union and India, which will provide opportunities for businesses in the European Union and India, and will further strengthen the wonderful relations that we have had over 60 years. इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश सुमन। अखिलेश, ईयू भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ऐसे में भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कितना अहम साबित होगा और भारत को इससे क्या फायदा हो सकता है? देखिए शालिनी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से यूरोप भारत का तीसरा बड़ा साझेदार है, भारत जो है यूरोप का 10वां सबसे बड़ा साझेदार है। तो यह जो एक बहुत बड़ी खाई है, इस खाई को पाटना बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए ही बातचीत चल रही थी भारत और ईयू के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। 2007 में शुरू हुआ था और 2013 आते आते इसमें विवाद काफ़ी हो गए, मतभेद काफ़ी बढ़ गए और इसलिए 2013 में इसे रोकना पड़ा। जो एक बड़ी समस्या ये आ रही थी कि 27 देशों का एक समूह है यूरोपीय यूनियन और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, दूसरा सबसे कह सकते हैं कि सबसे बड़ा खुला बाजार कह सकते हैं भारत है। और उसके बावजूद अगर इतने मतभेद थे तो उन मतभेदों को 27 देशों के बीच में बांटना बहुत ज़रूरी था और 2013 से लगातार भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में कई स्तरों पे बातचीत चल रही थी। उसके बाद यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष अभी आए थे और उसके बाद तय हुआ था कि जो भारत और ईयू के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसको फिर से शुरू किया जाए। तो ब्रसेल्स में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ बातचीत हुई, जो यूरोपियन कमीशन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं, और उसके बाद ये तय किया गया कि 27 जून से 1 जुलाई के बीच में जो भारत यूरोपीय यूनियन मुक्त व्यापार समझौता होना है उसके पहले दौर की बातचीत होगी। और इस पहले दौर की बातचीत की शुरुआत चूंकि दिल्ली में होनी है तो निश्चित तौर पे यूरोपियन यूनियन के जो संबंधित सारे प्रतिनिधि भारत आएंगे। और इस बीच में देखिए तो महत्वपूर्ण बात यह है कि एक जोग्राफिकल इंडिकेटर की बात आती है, भौगोलिक जो एक खासियत है। और भौगोलिक खासियत में भारत लगातार ये मानता रहा है कि देखिए बहुत सारे जो ऐसे सामान हैं जो चीन की तरफ से जाते हैं यूरोपियन यूनियन में या आसियान देशों में भी, और वहाँ से अगर भारत आएंगे तो भारत उसे स्वीकार नहीं करेगा। तो जहाँ का सामान है वहीं का सामान लेके आना चाहिए और जैसे भारत का सामान है तो भारत के सामान का जोग्राफिकल इंडिकेटर यूरोपीय यूनियन का मानना चाहिए। तो यह बहुत बड़ी बातें थी जिस पर की बातचीत की शुरुआत होगी। उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन की बात है कि यूरोपियन यूनियन का यह कहना था कि हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके प्रोटेक्शन के बारे में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। तो भारत ने इसे स्वीकार किया है कि इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन पर किस तरीके से होगा इस पर करनी है बात। उसके बाद जो तीसरी सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भारत में जो एक दक्ष मानव बल है उस दक्ष मानव बल को यूरोपीय यूनियन क्या देगा। तो यहाँ से वहाँ दक्ष लोगों के जाने की सुविधा मिलनी चाहिए, इस पर भारत की मांग थी, तो जिसके बारे में समझौता होगा। और जो सबसे एक कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों को मिला दे तो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है इसे, और जो हमें उच्च तकनीक मिल सकती है यूरोपियन यूनियन से, और उसके अलावा जो लार्ज स्केल पे लॉन्ग टर्म का जो फिनांस है वह हमें यूरोपियन यूनियन से मिल सकता है। तो इन्हीं सभी बातों को मद्देनजर रखते
हुए जो 27 जून से शुरू होगी पहले दौर की बातचीत, जो 1 जुलाई तक चलेगी। और लगता है कि इस बार जो यूरोपीय यूनियन के सारे देश मन बना चुके हैं कि भारत के साथ जो मुक्त व्यापार संधि है, इस संधि को पूरा करना है। तो हो सकता है कुछ दौर की बातचीत चले और योजना ये है कि अगले साल मतलब 2023 के अंत तक इस समझौते को पूरा कर लिया जाएगा। शालिनी जी धन्यवाद अखिलेश इस समस्त जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अमेरिका समेत महत्वपूर्ण बाजारों से मजबूत मांग के बूते रत्न और आभूषण निर्यात में मई 2022 में सालाना आधार पर तेजी आई है और ये पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में करीब 20% बढ़कर 25,365 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने कहा कि मई 2021 में रत्न और आभूषण का कुल निर्यात 21,156 करोड़ 10 लाख रुपए था। 2022 के अप्रैल मई में रत्न और आभूषण का कुल सकल निर्यात 10.08% बढ़कर 51,050 करोड़ 53 लाख रुपए पर पहुंच गया, जो 2021 की समान अवधि में 46,376 करोड़ रुपए था। तराशे और पॉलिश किए गए हीरों का निर्यात भी मई में 10.04% बढ़कर 16,156 करोड़ रुपए हो गया। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देश के तमाम राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण समाचार और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी डालेंगे नजर। आप बने रहिए हमारे साथ। 3 साल के कार्यकाल में 17वीं लोकसभा में 106% प्रोडक्टिविटी रही। ये सब उन माननीय सदस्यों की सक्रिय भागीदारी से, सक्रिय सहभागिता के कारण ये परिणाम हुआ। लेकिन सदन के अंदर नारेबाजी, तख्तियां, बेल में आना, ये सदन की शालीनता, गरिमा के अनुकूल है। आप देख रहे हैं आज की खबर। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले कार्यक्रम का प्रोटोकॉल पेश किया। इस साल योग फॉर ह्यूमैनिटी योग दिवस की थीम है। प्रधानमंत्री 21 जून को मैसूर के पैलेस ग्राउंड से इसका नेतृत्व करेंगे। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड थीम फॉर ह्यूमैनिटी कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान भी डॉक्टर योग करने की सलाह देते थे। ऐसे में हमें योग के माध्यम से दुनिया को जोड़ना है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, अर्जुन राम मेघवाल और अन्य नेताओं ने 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले दिल्ली में एक योग सत्र में हिस्सा लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बेंगलुरु में बीजेपी के राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की ओर से आयोजित प्रशिक्षण वर्ग समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि वो किसी मॉडल के आधार पर विकास और प्रगति के आंकड़े नहीं पेश कर सकते। पंजाब सरकार सीएलयू, टैक्स और फायर ब्रिगेड के लिए एक पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि ये सिंगल विंडो सिस्टम होगा। व्यापारियों को अनुमति के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। कांग्रेस ने पवन खेड़ा को तत्काल प्रभाव से नए संचार विभाग में मीडिया और प्रचार के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। खेड़ा अब तक कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सोमवार को 11 दिन की विदेश यात्रा पर जाएंगे। नवीन पटनायक वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस और दुबई में संभावित निवेशकों से मुलाकात करेंगे। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 13,216 नए मामले सामने आए हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 68,108 पर पहुंच गई। 113 दिनों में ये पहली बार है जब देश में संक्रमण के 13,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या कुल मामलों का 0.16% है। वहीं मरीजों के संक्रमण मुक्त होने की राष्ट्रीय दर 98.63% है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक कोविड-19 रोधी टीकों की 196 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं।
पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से फोन पर बाढ़ की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। असम में भारी बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। कुछ इलाकों का संपर्क दूसरे इलाकों से टूट गया है। प्रदेश में इस साल बाढ़ से 28 जिलों के 19 लाख से अधिक लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में राज्य में अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिमी त्रिपुरा जिले के सदर अनुमंडल में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ के कारण 2000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए। यहां पिछले 24 घंटों में 155 मिलीमीटर बारिश हुई है, जिससे हावड़ा नदी के किनारे कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए हैं। मुख्यमंत्री माणिक साहा खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आई है। दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह भी बारिश हुई, जिससे कई जगहों पर जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ा। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक गुरुद्वारे में कई विस्फोट हुए, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोगों के घायल होने की खबर है। इस हमले की तत्काल किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। धमाके काबुल के कार्ते परवान इलाके में हुए और गोलीबारी की आवाज भी सुनाई दी। यह क्षेत्र अफगान हिंदू और सिख समुदायों का केंद्र है। सुरक्षा कर्मियों ने विस्फोटक भरे एक वाहन को सिखों के पूजा स्थल में प्रवेश करने से रोककर बड़ी घटना को टाल दिया। गृह मामलों के प्रवक्ता अब्दुल नफी ताकोर ने 3 हमलावरों के मारे जाने की पुष्टि की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने काबुल में पवित्र गुरुद्वारे पर हमले की खबरों को लेकर अत्यंत चिंता जताई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट में कहा, गुरुद्वारा कार्ते परवान पर कायरतापूर्ण हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने संकटग्रस्त श्रीलंका की मदद करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है और इस सिलसिले में वैश्विक ऋणदाता का एक दल सहायता कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए सोमवार से कोलंबो का दौरा करेगा। श्रीलंका आईएमएफ से 5 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता सुविधा चाहता है। आईएमएफ का दल आर्थिक इस कार्यक्रम पर चर्चा जारी रखने के लिए 20 जून से 30 जून तक कोलंबो का दौरा करेगा। इस दौरान ऋण व्यवस्था पर चर्चा हो सकती है। वहीं ईंधन संकट से जूझ रही श्रीलंका सरकार ने अगले सप्ताह से सरकारी कार्यालयों और स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है। मौजूदा ईंधन स्टॉक में तेजी से कमी और ईंधन के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के दबाव में सरकार ने कई क्षेत्रों में कटौती का फैसला लिया है। हालांकि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कार्यरत लोगों को इससे दूर रखने का फैसला लिया गया है। अब बात रूस यूक्रेन की। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच यूरोपीय नेताओं ने युद्ध समाप्त करने के लिए पुतिन से बातचीत करने के संकेत दिए हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों के बीच कुछ नेताओं को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सीधे बात करनी होगी। ओलाफ स्कोल्स ने कहा कि वो और फ्रांस के राष्ट्रपति जल्द ही उनसे इस सिलसिले में बातचीत करेंगे। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन दूसरी बार कीव पहुंचे। यहां उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बैठक कर रूसी सेना से मुकाबले की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों और एयर डिफेंस सिस्टम पर बातचीत हुई। कोविड-19 महामारी के बाद ऑस्ट्रेलिया में फूलों की बागवानी बढ़ी है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इनकी तस्वीरों के साथ। आप देखते रहिए सनसेट टीवी।